15 जनवरी 1999 की रात करीब 2:30 बजे जब राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में मौजूद भारतीय सीमा चौकी नंबर 487 के जवान अपनी ड्यूटी पर थे, तब उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले 72 घंटों में वो एक ऐसा मिशन अंजाम देने वाले हैं जिसका जिक्र आज तक किसी रिकॉर्ड में नहीं है। पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 800 मीटर की दूरी पर मौजूद इस छोटी सी चौकी में तैनात 12 जवानों ने उस रात कुछ ऐसा किया जिसने पूरे सेक्टर की तस्वीर बदल दी। लेकिन इस मिशन की फाइल आज भी भारतीय सेना के सबसे गोपनीय दस्तावेजों में बंद है। यह कहानी है उस ऑपरेशन की जिसे कोड नाम दिया गया था ऑपरेशन खामोशी। राजस्थान का था रेगिस्तान। हाँ, दिन में तापमान 48 डिग्री तक पहुंच जाता है और रात में 5 डिग्री तक गिर जाता है। रेत के विशाल टीले जहां तक नजर जाए, कोई पेड़, कोई पानी, बस अंतहीन रेगिस्तान। इसी कठोर इलाके में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर छोटी छोटी सीमा चौकियां बनी हुई हैं, जहां भारतीय सेना के जवान दिन रात देश की रक्षा करते हैं। यह इलाका इतना संवेदनशील है कि यहां कोई भी गतिविधि सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी होती। 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। पाकिस्तान भी अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर चुका था। दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर छोटी छोटी झड़पें लगातार हो रही थीं। हर तरफ युद्ध की आशंका का माहौल था। इसी दौरान कारगिल युद्ध की तैयारियां चल रही थीं, जिसकी जानकारी उस वक्त किसी को नहीं थी। जनवरी 1999 के पहले हफ्ते से ही भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों को कुछ अजीब सिग्नल्स मिलने लगे थे। जैसलमेर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से रेडियो ट्रांसमिशन में अचानक बढ़ोतरी हुई थी। रात के समय कुछ अनजान मूवमेंट्स भी देखे गए थे। लेकिन रेगिस्तान में रेत के तूफान इतने आम हैं कि कई बार असली खतरे और प्राकृतिक घटनाओं में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। बॉर्डर चौकी नंबर 487 के इंचार्ज थे सूबेदार विक्रम सिंह राठौड़। 22 साल का सेना का अनुभव, कई ऑपरेशंस में हिस्सा ले चुके थे। उनके साथ थे 11 जवान। इनमें से कुछ युवा थे जिन्होंने अभी अभी ट्रेनिंग पूरी की थी, लेकिन सभी की आंखों में एक ही जज्बा था, किसी भी कीमत पर सीमा की रक्षा करना। इस चौकी की खासियत यह थी कि यह एक ऐसी लोकेशन पर बनी थी जहां से पाकिस्तान के 3 अलग अलग सैन्य ठिकानों पर नजर रखी जा सकती थी। 14 जनवरी की रात करीब 11 बजे सूबेदार राठौड़ ने अपनी बाइनोकुलर से पाकिस्तान की तरफ देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उनका अनुभव कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। आमतौर पर जो रात के पक्षी और जानवर आवाजें करते थे, वो सब गायब थे। सूबेदार ने तुरंत अपनी टीम को अलर्ट पर रख दिया। उन्होंने अपने रेडियो ऑपरेटर हवलदार सतीश कुमार को आदेश दिया कि हेडक्वार्टर्स से संपर्क बनाए रखें और हर 15 मिनट पर अपडेट दें। रात के 1:30 पर अचानक चौकी के रडार पर कुछ मूवमेंट दिखाई दी। बॉर्डर से करीब 2 किलोमीटर पाकिस्तान की तरफ कुछ वाहन चल रहे थे। सूबेदार राठौड़ ने नाइट विजन डिवाइस से देखा तो पाया कि यह 4 सैन्य ट्रक थे जो एक खास दिशा में जा रहे थे। यह दिशा वो थी जहां कुछ महीने पहले तक कुछ नहीं था, लेकिन अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में इस जगह का जिक्र होने लगा था। यह एक संदिग्ध इंस्टॉलेशन था जिसके बारे में भारतीय सेना को पूरी जानकारी नहीं थी। सूबेदार राठौड़ ने तुरंत हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म किया। जवाब आया, मैक्सिमम अलर्ट पर रहें, हर मूवमेंट की रिपोर्ट करें, लेकिन किसी भी हालत में पहले फायर नहीं करना है। यह आदेश साफ था। भारत किसी भी तरह का युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई एग्रेसिव मूव हुआ तो जवाब देने में देर नहीं की जाएगी। 15 जनवरी की सुबह 6 बजे जब सूरज निकला तो सूबेदार राठौड़ ने बाइनोकुलर से फिर से उस इलाके को स्कैन किया और इस बार उन्हें कुछ ऐसा दिखा
जिसने उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पाकिस्तान की तरफ एक नया स्ट्रक्चर बन रहा था। ये कोई सामान्य बंकर नहीं था। इसका साइज और डिजाइन कुछ और इशारा कर रहा था। सूबेदार को शक हुआ कि यह एक मिसाइल लॉन्चिंग पैड हो सकता है। अगर यह सच था तो यह भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि इस लोकेशन से लॉन्च की गई कोई भी मिसाइल राजस्थान के कई शहरों तक पहुंच सकती थी। उन्होंने तुरंत अपने कैमरामैन लांस नायक राजेश वर्मा को बुलाया और कहा, इस स्ट्रक्चर की हर एंगल से फोटो खींचो, साफ और डिटेल में। राजेश ने अपने लॉन्ग रेंज कैमरे से कई तस्वीरें खींची। इन तस्वीरों को तुरंत एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन के जरिए हेड क्वार्टर्स भेजा गया। कुछ घंटों बाद जवाब आया और इस बार टोन बहुत सीरियस था। आप लोगों ने जो देखा है वो बेहद क्रिटिकल है। हम एक्सपर्ट टीम भेज रहे हैं, तब तक कंटिन्यू सर्विलांस। किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि हमें इस इंस्टॉलेशन की जानकारी है। अगले 24 घंटों में चौकी नंबर 487 की गतिविधियां और बढ़ गईं। सूबेदार राठौड़ ने अपनी टीम को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। पहला ग्रुप लगातार सर्विलांस करेगा, दूसरा ग्रुप चौकी की सुरक्षा और किसी भी अटैक के लिए तैयार रहेगा। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान की साइड में और भी कुछ दिलचस्प चीजें देखीं। उस स्ट्रक्चर के पास हर 2 से 3 घंटे में सैनिकों का आना जाना हो रहा था। कुछ बड़े पैकेजेस भी लाए जा रहे थे जो शायद इक्विपमेंट या हथियार हो सकते थे। 16 जनवरी की शाम को एक हेलीकॉप्टर चौकी के पास लैंड हुआ। उसमें से 3 अफसर उतरे। इनमें से एक थे मेजर अनिल कुमार, जो इंटेलिजेंस विंग से थे। दूसरे थे कैप्टन मनोज शर्मा, जो टेक्निकल एक्सपर्ट थे, और तीसरे थे कर्नल RS रावत, जो पूरे जैसलमेर सेक्टर के डिफेंस कोऑर्डिनेटर थे। सूबेदार राठौड़ ने उन्हें पूरी ब्रीफिंग दी, तस्वीरें दिखाई, हर डिटेल शेयर की। कर्नल रावत ने तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखा, फिर मेजर अनिल और कैप्टन मनोज से बात की। करीब 1 घंटे की मीटिंग के बाद कर्नल रावत ने कहा, सूबेदार राठौड़, आपकी टीम ने बहुत अहम काम किया है। हमारी इंटेलिजेंस कंफर्म करती है कि यह एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल साइट है। पाकिस्तान इसे गुप्त रूप से बना रहा है। अगर यह ऑपरेशनल हो गया तो हमारे कई शहर खतरे में आ जाएंगे। हमें इसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा, लेकिन सीधे युद्ध छेड़े बिना। यही वो पल था जब ऑपरेशन खामोशी की असली प्लानिंग शुरू हुई। कर्नल रावत ने बताया कि दिल्ली से डायरेक्ट आर्डर आया है कि इस मिसाइल साइट को किसी भी तरह बेकार करना है, लेकिन इस तरह से कि पाकिस्तान को यह न पता चले कि यह भारत की कार्यवाही है, क्योंकि अगर सीधा मिलिट्री एक्शन हुआ तो दोनों देशों के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ सकता है, जो किसी को भी नहीं चाहिए। यह एक कोवर्ट ऑपरेशन होगा, इतना गुप्त कि इसका जिक्र तक कहीं नहीं होना चाहिए। प्लान कुछ इस तरह बनाया गया। पाकिस्तान का वो मिसाइल साइट बॉर्डर से करीब 2.5 किलोमीटर अंदर था। सीधे वहां जाकर उसे तबाह करना आत्मघाती मिशन होता। इसलिए एक्सपर्ट्स ने एक अलग ही तरीका सोचा। उन्होंने पाया कि उस साइट को पावर सप्लाई एक अंडरग्राउंड केबल लाइन से मिल रही है, जो करीब 800 मीटर दूर एक ट्रांसफॉर्मर स्टेशन से आती है। अगर इस पावर सप्लाई को परमानेंटली डैमेज कर दिया जाए तो मिसाइल साइट बेकार हो जाएगी, लेकिन इसे इस तरह करना है कि लगे कि यह एक टेक्निकल फॉल्ट है, कोई सबोटाज नहीं। कैप्टन मनोज शर्मा ने एक डिवाइस डिजाइन किया। ये एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक बम था जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम को फ्राई कर देता है, लेकिन इसका इस्तेमाल इस तरह होना था कि जब यह फटे तो ऐसा लगे जैसे ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट की वजह से सिस्टम खराब हुआ है। इस डिवाइस को उस ट्रांसफॉर्मर के अंदर प्लांट करना था, लेकिन समस्या यह थी कि वो ट्रांसफॉर्मर भी पाकिस्तान की जमीन पर था और उसके आसपास गार्ड्स तैनात थे। यहीं पर असली चुनौती शुरू हुई। कर्नल रावत ने कहा, हमें एक ऐसी टीम चाहिए जो बिना किसी शोर के, बिना किसी निशान के पाकिस्तान की बॉर्डर के अंदर जाए,
ये डिवाइस प्लांट करे और वापस आ जाए। पूरा ऑपरेशन 4 घंटे से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। सूबेदार राठौड़ ने बिना एक पल गवाए कहा, सर, मैं और मेरे 4 जवान ये काम कर सकते हैं। हमें इस इलाके की हर रेत की परत की जानकारी है। हम रात के अंधेरे में भी यहाँ आंख बंद करके चल सकते हैं। कर्नल रावत ने उनकी आंखों में देखा। वहाँ सिर्फ जज्बा नहीं था, एक गहरा विश्वास भी था। उन्होंने कहा, ठीक है सूबेदार, लेकिन याद रखना, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम आपको बचाने के लिए कोई बैकअप नहीं भेज सकते। ये ऑपरेशन इतना गोपनीय है कि अगर आप पकड़े गए तो भारत सरकार आपको डिसऑन कर देगी। आपका अस्तित्व तक नकार दिया जाएगा। सूबेदार राठौड़ मुस्कुराए और बोले, सर, हम सीमा पर इसीलिए तैनात हैं। देश की खातिर जान देना हमारा फर्ज है, और अगर जान बचाते हुए देश को बचा सकें तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। 17 जनवरी की रात को फाइनल ब्रीफिंग हुई। सूबेदार राठौड़ के साथ चुने गए 4 जवान थे। हवलदार गुरमीत सिंह, जो एक एक्सपर्ट शूटर और ट्रैकर थे। नायक राकेश पांडे, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स की अच्छी समझ थी। लांस नायक सुखविंदर सिंह, जो फिजिकली बहुत मजबूत थे और किसी भी इमरजेंसी में टीम को सपोर्ट कर सकते थे। और सिपाही दिनेश यादव, जो सबसे युवा थे लेकिन बेहद शार्प और फास्ट थे। टीम को पूरी तरह ब्लैक कॉम्बैट ड्रेस दी गई। कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं, कोई बैज, कोई नेम टैग, कुछ नहीं साथ में दिए गए। साइलेंसर लगी पिस्टल, नाइफ, नाइट विजन गॉगल्स, रस्सी, वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस और वो खास इलेक्ट्रॉनिक बम। उन्हें बताया गया कि ट्रांसफॉर्मर तक पहुंचने के लिए उन्हें 2 रेत के टीलों को पार करना होगा। रास्ते में पाकिस्तानी गश्ती दस्ते हो सकते हैं। किसी भी तरह की मुठभेड़ से बचना है। अगर गोली चली तो ऑपरेशन फेल माना जाएगा। रात के ठीक 1 बजे 5 जवान चौकी से निकले। आसमान में बादल थे, जो उनके लिए अच्छी बात थी। चांदनी नहीं थी, इसलिए अंधेरा घना था। सूबेदार राठौड़ आगे आगे चल रहे थे, उनके पीछे बाकी टीम। वो रेगिस्तान में इस तरह चल रहे थे जैसे सांप रेत पर सरकता है। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं, सिर्फ खामोशी और मिशन। करीब 45 मिनट बाद वो पहले रेत के टीले के पास पहुंचे। हवलदार गुरमीत ने अपने नाइट विजन से चारों तरफ स्कैन किया। साफ था। टीम धीरे धीरे टीले पर चढ़ी और दूसरी तरफ उतरी। अब वो भारतीय बॉर्डर से करीब 600 मीटर अंदर आ चुके थे। खतरा बढ़ गया था। अचानक हवलदार गुरमीत ने हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। करीब 200 मीटर आगे 2 पाकिस्तानी सैनिक गश्त पर थे। वो धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहे थे। सूबेदार राठौड़ ने तुरंत टीम को एक छोटी सी खाई में छुपने का इशारा किया। 5 जवान रेत में लेट गए और खुद को पूरी तरह कवर कर लिया। पाकिस्तानी सैनिक बातें करते हुए उनके बिल्कुल पास से गुजरे, इतना पास कि अगर वो नीचे झुककर देखते तो भारतीय जवानों को देख लेते। लेकिन किस्मत ने साथ दिया। वो सैनिक आगे बढ़ गए। करीब 10 मिनट तक टीम उसी पोजीशन में पड़ी रही। जब पूरी तरह यकीन हो गया कि गश्ती दस्ता दूर जा चुका है तो वो फिर से आगे बढ़े। अब दूसरा टीला आ गया। इसे पार करने के बाद सीधे ट्रांसफॉर्मर स्टेशन था। सूबेदार राठौड़ ने अपने वायरलेस पर धीरे से कहा, टारगेट 100 मीटर आगे, सब अलर्ट। टीम ने टीले को पार किया और अब उनके सामने था वो ट्रांसफॉर्म। ये एक छोटे कमरे जितनी साइज का स्ट्रक्चर था। इसके चारों तरफ बाड़ लगी थी। 2 गार्ड बाहर खड़े थे। नायक राकेश पांडे ने अपनी बाइनोकुलर से ट्रांसफॉर्मर के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा। उन्होंने सूबेदार को बताया कि मेन पैनल पीछे की तरफ है। अगर वहां तक पहुंच गए तो डिवाइस प्लांट करने में सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे। लेकिन समस्या थी कि गार्ड्स को कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए। सूबेदार राठौड़ ने एक प्लान बना। सिपाही दिनेश यादव को करीब 50 मीटर दूर भेजा गया। उन्हें एक छोटा सा पत्थर उठाकर दूसरी दिशा में फेंकना था। जैसे ही आवाज होगी, गार्ड्स उस तरफ देखेंगे। उसी समय बाकी टीम पीछे से ट्रांसफॉर्मर तक पहुंचेगी। प्लान एग्जीक्यूट हुआ। दिनेश ने पत्थर फेंका, आवाज हुई। दोनों गार्ड्स अलर्ट हो गए और उस दिशा में देखने लगे। उन्होंने अपनी टॉर्च निकाली और जांच करने के लिए कुछ कदम आगे बढ़े। बस यही मौका था। सूबेदार राठौड़, नायक राकेश और लांस नायक सुखविंदर
तेजी से लेकिन बिल्कुल चुपचाप बाढ़ के पीछे पहुंचे। राकेश ने अपने औजार निकाले और ट्रांसफॉर्मर का पैनल खोलना शुरू किया। उनकी उंगलियां तेजी से काम कर रही थीं। पसीना माथे पर आ गया था लेकिन फोकस एकदम क्लियर था। ठीक उसी वक्त एक गार्ड वापस लौट रहा था। हवलदार गुरमीत ने जो पोजीशन पर थे ये देखा। उन्होंने तुरंत एक और छोटा सा डिस्ट्रैक्शन किया। एक सीटी जैसी आवाज निकाली जो रेगिस्तान के एक पक्षी जैसी लगती थी। गार्ड रुक गया। उसने चारों तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं दिखा। वो फिर से अपनी जगह पर आने लगा। राकेश के हाथ और तेज हो गए। उन्होंने डिवाइस को सही जगह पर फिक्स किया। टाइमर सेट किया 48 घंटे। इसका मतलब ये था कि 48 घंटे बाद यह डिवाइस एक्टिवेट होगा और पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को फ्राई कर देगा। उस वक्त तक भारतीय टीम वापस अपनी चौकी में होगी और किसी को शक तक नहीं होगा। पैनल को वापस लगाया गया। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही दिखने लगा जैसा पहले था। सूबेदार राठौड़ ने वायरलेस पर धीरे से कहा, मिशन कंप्लीट, रिट्रीट। तीनों धीरे धीरे पीछे हटे। गार्ड्स अब अपनी जगह पर वापस आ चुके थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अभी अभी उनके सामने से क्या गुजर गया है। टीम फिर से उसी रूट से वापस लौटने लगी, लेकिन वापसी उतनी आसान नहीं थी जितना आना था। जैसे ही वो पहले टीले के पास पहुंचे, अचानक दूर से गाड़ियों की आवाजें आने लगी। पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा गश्ती दस्ता उधर से आ रहा था। शायद शिफ्ट चेंज का समय था। टीम एक गड्ढे में छुप गई। 3 सैन्य जीपें उनके बिल्कुल बगल से गुजरी। हेडलाइट्स की रोशनी इतनी तेज थी कि अगर किसी ने ध्यान से देखा होता तो भारतीय जवानों को देख लेता, लेकिन वो जवान रेत में इस कदर घुल मिल गए थे कि कोई फर्क नहीं पड़ा। करीब 15 मिनट बाद जब गाड़ियां दूर चली गईं, तो टीम फिर से मूव हुई। अब समय बहुत कम बचा। सुबह होने में सिर्फ 1.5 घंटा बाकी था। अगर रोशनी हो गई तो वो खुली जमीन पर आसानी से दिख जाएंगे। सूबेदार राठौड़ ने स्पीड बढ़ा दी। टीम तेजी से लेकिन सावधानी से आगे बढ़ी। आखिरकार सुबह 4:45 बजे पांचों जवान भारतीय बॉर्डर पार करके अपनी चौकी में वापस पहुंच गए। जैसे ही वो अंदर आए, बाकी जवानों ने राहत की सांस ली। कर्नल रावत, जो पूरी रात जाग कर इंतजार कर रहे थे, उनके पास आए। सूबेदार राठौड़ ने सैल्यूट किया और कहा, सर, मिशन सक्सेसफुल, डिवाइस प्लांटेड। कर्नल रावत की आंखों में गर्व था। उन्होंने हर जवान को गले लगाया। मेजर अनिल ने कहा, अब हमें 48 घंटे इंतजार करना होगा। उस वक्त देखेंगे कि क्या होता है। अगले 2 दिन बेहद लंबे थे। हर कोई घड़ी देख रहा था। 19 जनवरी की रात ठीक 2:30 बजे वो समय आया। चौकी के सभी जवान अपने अपने पोस्ट पर थे। सूबेदार राठौड़ बाइनोकुलर से पाकिस्तान की तरफ देख रहे थे। ठीक 2:32 बजे अचानक उस ट्रांसफॉर्मर की तरफ से एक तेज फ्लैश दिखाई दी। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। डिवाइस काम कर गया था। पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम ठप हो गया। मिसाइल साइट की सभी लाइट्स गुल हो गईं। पाकिस्तानी सैनिकों में हड़कंप मच गया। वो इमरजेंसी लाइट्स लेकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। टेक्निकल टीम आई। उन्होंने जांच की। उनका निष्कर्ष था, ओवरलोडिंग और पुराने इक्विपमेंट की वजह से सिस्टम फेल हो गया। अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान ने उस ट्रांसफॉर्मर को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन डिवाइस ने पूरे सर्किटरी को इस तरह डैमेज कर दिया था कि रिपेयर करना नामुमकिन था। नया सिस्टम लगाने में महीनों लग जाते। इस बीच भारतीय इंटेलिजेंस ने इंटरनेशनल लेवल पर इस मिसाइल साइट की जानकारी लीक कर दी। दबाव बना। पाकिस्तान को मजबूर होकर उस साइट को डीकमीशन करना पड़ा। इस तरह बिना एक गोली चलाए, बिना किसी जान गवाए, एक बड़ा खतरा खत्म हो गया। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन का जिक्र कभी नहीं हुआ। न कोई मेडल मिला, न कोई सर्टिफिकेट। सूबेदार राठौड़ और उनकी टीम को सिर्फ एक मौखिक धन्यवाद मिला। उन्हें यह भी कहा गया कि यह मिशन इतना संवेदनशील है कि इसके बारे में अपने परिवार को भी कभी नहीं बताना है। कर्नल रावत ने उनसे कहा था, असली हीरो वो होते हैं जिनकी कहानियां कभी नहीं सुनाई जाती। तुम लोगों ने देश के लिए जो किया वो इतिहास में दर्ज नहीं होगा, लेकिन भगवान और तिरंगा दोनों जानते हैं कि तुमने क्या किया। ऑपरेशन खामोशी के कुछ महीने बाद कारगिल युद्ध शुरू हुआ। पूरा देश उस युद्ध को देख रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ महीने पहले राजस्थान सेक्टर में एक ऐसा मिशन हुआ था जिसने शायद एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया था।
सूबेदार विक्रम सिंह राठौड़ आज रिटायर हो चुके हैं। उनकी उम्र 68 साल है। वो राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहते हैं। जब कभी पोते पोतियां उनसे पूछते हैं कि आपने सेना में क्या किया, तो वो मुस्कुराकर कहते हैं, बस अपना फर्ज निभाया। हवलदार गुरमीत सिंह 2015 में एक सड़क दुर्घटना में शहीद हो गए। नायक राकेश पांडे आज एक डिफेंस इक्विपमेंट कंपनी में काम करते हैं। लांस नायक सुखविंदर सिंह पंजाब में खेती करते हैं और सिपाही दिनेश यादव, जो उस मिशन के सबसे युवा सदस्य थे, आज खुद मेजर बन चुके हैं और उत्तर प्रदेश में तैनात हैं। इन पांचों के बीच एक खामोश बंधन है। वो कभी कभी फोन पर बात करते हैं, लेकिन उस रात का जिक्र कभी नहीं करते, क्योंकि कुछ मिशन इतने गोपनीय होते हैं कि उन्हें सिर्फ याद किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। यह कहानी आज तक किसी आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं है। भारतीय सेना के आर्काइव्स में ऑपरेशन खामोशी नाम की कोई फाइल नहीं मिलेगी, लेकिन जो लोग उस रात चौकी नंबर 487 में मौजूद थे, वो जानते हैं कि यह मिशन हुआ था और यह सफल रहा था। थार रेगिस्तान की वो रेत आज भी उन 5 जवानों के पैरों के निशान याद करती होगी। वो निशान जो कुछ घंटों बाद हवा ने मिटा दिए थे, लेकिन देश की सुरक्षा में जो योगदान उस रात दिया गया, वो कभी नहीं मिटेगा। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ऐसे कई मिशन होते हैं जिनके बारे में आम लोगों को कभी पता नहीं चलता। हमारे जवान हर रोज अपनी जान जोखिम में डालते हैं, कभी बर्फीले पहाड़ों में, कभी जलती रेत में, कभी घने जंगलों में। वो न सिर्फ दुश्मन से लड़ते हैं, बल्कि प्रकृति की कठोर परिस्थितियों से भी। और सबसे बड़ी बात यह कि वो बिना किसी प्रसिद्धि की चाह के, बिना किसी इनाम की उम्मीद के, सिर्फ अपने फर्ज की खातिर यह सब करते हैं। ऑपरेशन खामोशी सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह उस मानसिकता का प्रतीक था जो भारतीय सेना में हर जवान के अंदर होती है। मातृभूमि के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा, चुपचाप अपना काम करने का हौसला और किसी भी परिस्थिति में हार न मानने की ताकत। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब ये जवान जागते हैं। जब हम अपने घरों में आराम से बैठे होते हैं, तब ये सीमाओं पर खड़े होते हैं। और जब हमें खतरे का अंदाजा तक नहीं होता, तब ये उस खतरे को खत्म कर चुके होते हैं। आज जब भी कोई राजस्थान के उस इलाके से गुजरता है, तो उसे सिर्फ खाली रेगिस्तान दिखता है, लेकिन उस रेगिस्तान में कहीं छुपी है एक ऐसी कहानी जो शायद कभी किसी किताब में नहीं छपेगी, कोई फिल्म नहीं बनेगी, कोई अवार्ड नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग उस कहानी का हिस्सा थे, उनके लिए यही काफी है कि उन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया, उन्होंने अपने देश की रक्षा की और उन्होंने साबित किया कि कभी कभी सबसे बड़ी जीत वो होती है जिसके बारे में कोई जानता तक नहीं। सूबेदार राठौड़ अक्सर अपने घर की छत पर खड़े होकर आसमान देखते हैं। उन्हें वो रात याद आती है, वो अंधेरा, वो खामोशी, वो तनाव, वो मिशन। उनके मन में गर्व होता है, लेकिन साथ ही एक अजीब सी उदासी भी, क्योंकि उनके साथ मिशन पर गए एक साथी अब इस दुनिया में नहीं है। हवलदार गुरमीत सिंह की याद में उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वो सोचते हैं कि काश वो गुरमीत को एक बार और बता पाते कि उनकी वजह से वो मिशन कितना आसान हो गया था। उनकी सूझबूझ और साहस के बिना शायद वो रात इतनी सफल नहीं होती। भारतीय सेना में ऐसे हजारों सूबेदार राठौड़ हैं, ऐसे हजारों गुरमीत सिंह हैं, ऐसे हजारों नौजवान हैं जो हर रोज चुपचाप अपना फर्ज निभाते हैं। उनकी कहानियां शायद कभी सामने नहीं आएंगी, लेकिन इन अनकही कहानियों की वजह से ही हम रात को चैन की नींद सो पाते हैं। इन गुमनाम हीरो की वजह से ही हमारा देश सुरक्षित है और इन खामोश योद्धाओं की वजह से ही भारत का माथा ऊंचा है। ऑपरेशन खामोशी की यह कहानी एक याद दिलाती है कि देशभक्ति सिर्फ नारे लगाने से नहीं होती। ये उन लोगों की चुप्पी में होती है जो बिना कुछ कहे अपनी जान लगा देते हैं। ये उन पैरों के निशानों में होती है जो दुश्मन की जमीन पर बनते हैं और हवा से मिट जाते हैं। ये उन आंखों में होती है जो रात रात भर जाग कर सीमा की रखवाली करती हैं। और यह उन दिलों में होती है जो देश के लिए धड़कते हैं, चाहे दुनिया उन्हें जाने
या न जाने। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात को अपने बिस्तर पर आराम से सोएं तो एक पल के लिए उन जवानों को याद जरूर करिएगा जो उस वक्त ठंड में, गर्मी में, बारिश में, बर्फ में, रेगिस्तान में, पहाड़ों में खड़े होते हैं सिर्फ इसलिए कि आप सुरक्षित रह सकें। उन गुमनाम नायकों को सलाम जिनकी कहानियां कभी नहीं सुनाई जाती। उन खामोश योद्धाओं को नमन जिनके मिशन कभी रिकॉर्ड नहीं होते। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही अनसुने मिशनों और अनकही कहानियों को लेकर हर हफ्ते आते रहेंगे, क्योंकि हर भारतीय को अपने जवानों की इन कहानियों के बारे में जानना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।